जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं। राम अनुज, बबलू प्रजापति, अर्पणा तिवारी, हिमांशी जुबेर, हिमांशु यादव, बिट्टू यादव, सोनी गुप्ता, अभिषेक कुमार, नवीन कुमार सिंह, आरती यादव। बहुत बढ़िया। तो बच्चे, आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं। कल हम पीछे पढ़ चुके थे मराठा साम्राज्य, और मैंने बताया कि मराठा साम्राज्य हमने कंप्लीट नहीं पढ़ा है अभी। मराठा साम्राज्य में कंप्लीट मराठा साम्राज्य जब होगा जब आप अंग्रेजों को समझ जाओगे, और आंग्ल मराठा जब संघर्ष होगा तो आप जान पाओगे कि मराठों की अंत में स्थिति क्या थी, है ना। और तो उसके लिए हमको शुरू करना पड़ेगा एक नया अध्याय, और उस अध्याय का नाम है भारत में विदेशी शक्तियों का आगमन। विदेशी शक्ति से क्या अर्थ है? विदेशी शक्ति से मतलब है जो हमारी सरजमी से नहीं, दूसरी सरजमी से आए, दूसरे देशों से आए। किस लिए आए भैया ये? तो पहले तो इनके दो मोटिव हैं। दो मोटिव दोनों अपने दिमाग में लेकर के आओ। एक तो ये लोग आए व्यापार के लिए। किसके लिए? व्यापार के लिए। और दूसरा आए थे ये लोग ईसाइयत के प्रचार के लिए। ईसाइयत मतलब ईसाई धर्म के प्रचार के लिए। याद है मैंने अकबर के टाइम पे बताया था 1579 स्टीफन थॉमस, 1583 रॉल्फ फिच, वो दो लोग क्यों आए थे? ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे। तो ईसाइयत का प्रचार करने वो लोग आए, है ना। तो ये इनका उद्देश्य रहेगा, और उसके बाद ये लोग लूटपाट करेंगे। उसके बाद ये पैसे को, शुरू में व्यापार के लिए आएंगे, है ना। तो ये क्रम आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे सबसे पहले कि आने का क्रम क्या है विदेशियों का। तो सबसे पहले कौन आए हैं बच्चे? आपके पुर्तगाली आए हैं। ओके, डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। पुर्तगाली लोग कहाँ से आए? पुर्तगाल देश से। इसके बाद में आते हैं डच। डच कहाँ से आए थे? इनके पुराने देश का नाम हॉलैंड था, और आज देश का नाम क्या है? नीदरलैंड है। फिर आ जाते हैं आपके अंग्रेज, ब्रिटेन, यूके से। फिर आए डेनिश, डेनमार्क से। ये सभी लोग आएंगे भारत पर व्यापार के लिए, कंपनी स्थापित करेंगे। कब कब आए, कब कब कंपनी स्थापित की इन्होंने, सारी चीजें हम जानते रहेंगे। एक एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में जानेंगे, इनका कौन आदमी पहला आया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलो, शुरू करेंगे भैया इस चीज को। इतना लिख चुके हैं, थम्स अप करके बताएंगे एक बार कि आप ये बातें लिख चुके हैं। तो यहां ध्यान से देखोगे एक बार। क्या बोला मैंने? ये वर्ल्ड मैप है, और वर्ल्ड मैप के बारे में आप परिचित होंगे, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ चुके होंगे। यहां ध्यान से देखना भैया, देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो तो आइडिया लेना, अगर देख नहीं पाओ तो अंदाजा लगाना। ओके, अपना देश भारत जानते हो कहाँ स्थिति है? हर बच्चा जानता होगा अपने देश भारत की स्थिति कहाँ है। यहां ये देश है स्पेन। क्या है? स्पेन। और स्पेन के बगल में छोटा सा है पुर्तगाल। ये छोटा सा कौन है? ये पुर्तगाल है। ठीक है, ये क्या है? जो व्हाइट सर्कल मैंने किया है, और कोई सी और कलर से कर देते हैं, ये लो, ये है पुर्तगाल। ओके, तो पुर्तगाली लोग सबसे पहले आए हैं। क्या बोलोगे? सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली एकदम से नहीं आ गए। तो ये जो समय है, ये जो समय था, एक मिनट, एक सेकंड रुकना बच्चे बस। चलो आ जाओ। तो क्या बनेंगे? मैं शोर के लिए मना करना गया, बाहर शोर हो रहा था बहुत ज्यादा। क्या बोलेंगे इसको? तो एकदम से भैया ये लोग बाहर से कूद करके भारत की जमीन पर नहीं आ गए। हुआ क्या दरअसल में? तो ये जो समय था, ये विज्ञान का समय था, पुनर्जागरण काल का समय था। तो इस समय कंपास जैसे यंत्रों का आविष्कार शुरू हुआ। कंपास यानी कि दिक् सूचक यंत्र, जिसने दिशाओं के बारे में समुद्री नाविकों को यह ज्ञान बढ़ा कि दिशाएं होती हैं। लोगों को ये पता चला कि हाँ, जैसे एक व्यक्ति था मैग्नेल, पूरी मैग्नेल, उसने पूरी धरती का चक्कर लगाया। उसने बोला धरती तो गोल है, घूम के कहीं से भी जाओ, घूम के वहीं आ जाओगे। लोगों का मतलब ज्ञान जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। तो समुद्री यात्राएं शुरू हुई, और किसी ने देश की खोज नहीं की। देश सब अपनी जगह हैं। खोज किसकी हुई है? वहां के व्यापारिक मार्ग की, वहां के समुद्री मार्ग की खोज हुई है। तो कैसे ये खोज हुई, ये हमको पढ़ना है कि ये लोग कैसे आएंगे।
ध्यान से समझना। तो पुर्तगाल से चलेगा पहले बार्थोलोम्यू डियाज, और बार्थोलोम्यू डियाज आएगा आपका अफ्रीका में। कहाँ आएगा भैया? अफ्रीका में आएगा। ध्यान से देखना, कहाँ आएगा? अफ्रीका। ऐसे ही क्यों आया समझ गए होगे, समुद्री मार्ग से आया। और यहां जो हमारा स्थल है, जब मैं नाम लूं तो आप लोगों के दिमाग में इमेज होनी चाहिए। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। गुड होप यानी कि एक आशा खुली, ये भी आगे का समुद्री मार्ग हो सकता है। फिर इसी मार्ग से चल करके आपका कौन आएगा? इसी मार्ग से चल करके आएगा पुर्तगाली यात्री, जिसका नाम हर बच्चा जानता होगा, वास्को डिगामा। सुना तो होगा ही। तो वास्को डिगामा फिर भारत आएगा, कहां पहुंचेगा? कालीकट पहुंचेगा। ऐसा नहीं था भारत के बारे में ये लोग परिचित नहीं थे, परिचित पहले से थे, समुद्री मार्ग के बारे में जानते थे। आप लोग जानते हो ना, अरब आक्रमणकारी पहले आए हैं, सिकंदर भारत पहले आया है, तो थल मार्ग से लोग आते रहे हैं, जमीन वाले रास्ते से लोग आते रहे हैं। बात है समुद्री मार्ग की बात करेंगे, तो परिचित तो ये लोग थे पहले से इंडिया से, लेकिन इनको पता था अगर यहां से कुछ सामान लेके जाओगे जमीन के रास्ते तो बीच में इतना लंबा, तो ये लुटेरे लूट लेंगे ना। जानते थे भारत सोने की चिड़िया है, बड़े आक्रांता भारत में लूट करने के उद्देश्य से आते रहे। भारत को जितना लूटा गया किसी से, उतना लूटा भारत को। तो ये इसीलिए सेफ जोन ढूंढेंगे कि ऐसा जहां बहुत सारे देश ना पार करने पड़े, जहां ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़े। और उस समय भैया समुद्री शक्ति तो थी नहीं। मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि बाहरी विदेशी शक्तियों ने काबू क्यों पा लिया इतने मुगल, इतने बड़े प्रशासन पर? क्योंकि उनकी नौसेना मजबूत नहीं थी, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था मुगलों ने नौसेना पर। चलो भाई सीखेंगे तो कैसे, थोड़ा बहुत ओवरव्यू हुआ होगा। तो सबसे पहले कौन आया भैया? सबसे पहले आए हैं पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहां से? पुर्तगालियों से। कहां से? पुर्तगालियों से शुरू करेंगे। दरअसल में भारत की जो ये रास्ता था भारत के लिए, इसके लिए निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस। कौन निकला था? क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था। कहां से निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस? स्पेन से। कोलंबस कहां का था भैया? स्पेन का था कोलंबस। लेकिन भारत की जगह आने की बजाय हवाओं के चलते हुए रास्ता भटकने की वजह से कहां पहुंच गया था वो? आपका अमेरिका पहुंच गया था। कहां पहुंच गया था? अमेरिका। तो 1492 में तो खोज की थी किसने? कोलंबस ने, स्पेन की। आ जाओ आराम से लिखेंगे, पुर्तगालियों से पहले लिख लेना। 1492 में यूएसए, यूएसए बोले तो अमेरिका, 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज, समुद्री मार्ग लिखो या व्यापारिक मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो व्यक्ति है आपका क्रिस्टोफर कोलंबस, निकोलस कोलंबस के नाम से भी जिसको आप जानते हैं। क्या नाम है? क्रिस्टोफर कोलंबस। भारत आना चाहता था लेकिन रास्ता भटक करके कहाँ पहुंच गया? उसने बोला धरती पर जाकर के वहां, तो ये तो शायद क्या है, इंडिया मिल गया। तो बाद में पता चला रहा इंडिया नहीं है काका। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का है? स्पेन का नागरिक था। इसीलिए तो अमेरिका की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और डीसी का क्या मतलब है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और जो कोलंबिया सम्मान में बोला जाता है ना, वो कोलंबस के लिए ही कोलंबिया सम्मान में उन लोगों ने बोला है। चलो पुर्तगाली, पुर्तगालियों में कौन आता है? पहले एक नाम आता है पुर्तगालियों में, नंबर 1 पॉइंट लिखना, राजकुमार हेनरी था पुर्तगाल का। राजकुमार हेनरी ने अपना पूरा जीवन भारत की खोज के लिए समर्पित किया। पूरी जिंदगी लगा दी कि भारत के लिए जो मार्ग है, व्यापारिक मार्ग, उसको मुझे ढूंढना और किसी को भेजना, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। पूरा जीवन भारत मार्ग पर खर्च किया। ठीक है भैया। राजकुमार हेनरी के बाद में कौन आया? तब आता है 1487 में,
1487 में बार्थोलोम्यू डियाज, क्या नाम है व्यक्ति का? बार्थोलोम्यू डियाज। 1487 बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज जो यूरोप से ही था, कहां पहुंचता है? उत्तर मासा अंतरीप, क्या बोलते हैं इसको? उत्तर मासा अंतरीप। और इस उत्तर मासा अंतरीप को ही बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। अब आप समझ गए ना, कैप ऑफ गुड होप कहां बताया था मैंने आपको? बताओ कौन से महाद्वीप में था ये? तो भारत नहीं आ पाया है, कैप ऑफ गुड होप पहुंचा था। कहां पहुंचा था? कैप ऑफ गुड होप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का ये दक्षिणी स्थल। पुर्तगाल से चला और कहां पहुंचता है? दक्षिण अफ्रीका। तो कैप ऑफ गुड होप पूछे कि इसकी खोज किसने की है? किसकी खोज? उत्तर मासा अंतरीप वाले रास्ते की खोज। तो ये खोज किसने की? आपकी बार्थोलोम्यू डियाज ने की। किसने? बार्थोलोम्यू डियाज ने। और नोट कर लेना, ये साउथ अफ्रीका में है। बहुत बढ़िया। चलो नई दुनिया, हाँ बिल्कुल नई दुनिया कहा था उसने, कोलंबस ने। बहुत बढ़िया। 1487 में पहुंच जाता है। और 1487 के बाद में लिखोगे भैया 1487 के बाद में क्या हुआ? इसके लगभग 10 वर्षों के बाद में 17 मई 1498, 1498, बहुत जगह बच्चे ये आपका 20 मई भी मिलता है। इस डाटा में बहुत गड़बड़ है, ये वेरीफाई नहीं हो पाता। जैसे बहुत सारी बुक है आधुनिक इतिहास की, स्पेक्ट्रम जैसी किताबें, उनमें 17 मई का वर्णन है ना तो नई किताब में यशपाल ग्रोवर हैं लेखक, तो वो 17 मई बताते हैं। तो ये अलग है, कई जगह 20 मई भी है। तो 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, इसको श्रेय दिया जाता है। वास्को डिगामा ने भारत के व्यापारिक मार्ग की, भारत के यूरोप से, कहां से कहां तक का? यूरोप से व्यापारिक मार्ग, पुर्तगाल का था, व्यापारिक मार्ग की खोज की। खोज ही बोलेंगे, कभी आविष्कार बोल दो इसको, है ना। कब पहुंचता है? 17 मई 1498 को यहां देखना ध्यान से। इसके बाद क्या होता है? 17 मई 1498 को कहां पहुंचा? कालीकट केरल, कालीकट केरल पहुंचा। कालीकट केरल पहुंचा। ओके, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? लिखना। उस समय शासक कौन है वहां? उस समय हिंदू शासक, हिंदू शासक जमेरिन था। इसकी जमेरिन की और इसकी बनेगी नहीं, लेकिन फिर भी वेलकम करता है शुरुआती दौर में। हिंदुस्तान की परंपरा का पालन कर रहा है, देख रहे हो। उस समय हिंदू शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। क्या किया था? इसका वेलकम किया, स्वागत किया। यहां तक की बात में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? उद्देश्य लिखना। वास्को डिगामा के आने का उद्देश्य क्या था? व्यापार और ईसाईयत का प्रचार, ईसाईयत का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। ठीक है, तो ये कौन है, किसने शुरुआत की है? तो वास्को डिगामा। कॉमन सी बात है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वास्को डिगामा आता है और केरल कालीकट ही क्यों आया है, कहीं और क्यों नहीं गया है? क्योंकि बोलते हैं कि केरल जो है, आप सभी जानते हो, मसालों के बगीचा के नाम से जाना जाता है। केरल के मसाले बहुत पहले से प्रसिद्ध रहे हैं और भारत के इन मसालों की मांग दुनिया में बहुत थी, जिसमें से सबसे प्रमुख था काली मिर्च।
बाकी और भी मसाले थे, कपड़े का व्यापार भी इन लोगों ने बाद में किया, बंगाल से ये लोग बांस का व्यापार भी इन लोगों ने किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मांग थी भारतीय मसालों की। तो जितनी अपनी यात्रा में ये आया, यात्रा का जो खर्च था, उस खर्च से जो ये सामान लेकर के वापस में लेकर गया, तो उसमें कहते हैं कि भाई 60 गुना ज़्यादा कीमत वसूल हुई, यानी 1 रुपये खर्च और 60 रुपये की कमाई। ऐसे समझो पुर्तगाल में एक सनसनी पैदा हो गई कि हमें तो व्यापार कहाँ से करना चाहिए, भारत से करना चाहिए, और एकदम से फिर बेड़ा भेजा जाता है पूरा। तो यहां देखोगे ध्यान में, इसके बाद में क्या हुआ, यहां 1500 लिखना, इसके बाद में जब ये वापस गया, इसके बाद में मतलब वास्को डी गामा तो है ही है, जो पुर्तगाल का राजा है, हेनरी के बाद में पुर्तगाल के राजा ने, इसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, क्या नाम है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, इसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल, एक ही नाम है, एक कैब्रेल, पेड्रो कैब्रेल के नाम से जाना जाता है वैसे ज़्यादा। तो इन्होंने भेजा पेड्रो, क्या नाम है, पेड्रो कैब्रेल अल्वारेज को, और प्लस में किसको भेजा, बार्थोलोम्यो डियाज को, बार्थोलोम्यो डियाज को। अब बताओ बार्थोलोम्यो डियाज ने किसकी खोज की थी, ठीक है। और इसके साथ में कहते हैं कि लगभग इन्होंने 60 जहाज़ों का एक बेड़ा, लगभग 1200 व्यक्ति भेजे कि भाई भारत से व्यापार करके लेके आओ। तो कौन आया था अगला दस्ता लेकर के भारत पुर्तगालियों की तरफ से, पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। और इस व्यक्ति को भूलना मत, बहुत महत्वपूर्ण है। यही व्यक्ति है जिसको हम ब्राजील के मार्ग का खोजी कहते हैं, जिसको ब्राजील का खोजी भी कहा जाता है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका के मार्ग की खोज की थी, ठीक है भैया जी, इस बात को याद रखेंगे, ब्राजील के मार्ग का खोज करता। सर जी ये रिकॉर्डेड क्लास है क्या, हाँ जी भैया रिकॉर्डेड क्लास ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। वास्को डिगामा ईसाई था क्या सर, अभी बताया नहीं बच्चे, ईसाइयत का प्रचार करने आएंगे। और ईसाइयत का प्रचार कौन कर सकता है, कोई मुस्लिम व्यक्ति की ईसाइयत के प्रचार के लिए आएगा, आप एक बात सोचो, हैं, हो सकता है ऐसा, यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ जब मैंने बताया। चलो यहां तक कोई दिक्कत भैया, आगे आ जाओ। एक बच्चा कह रहा जी उद्देश्य में आधा दे कर दो, ये लो भैया, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो हिंदी पढ़ाने कुछ फायदा तुम्हें है। चलो क्या बोलोगे, ब्राजील के मार्ग का खोजकर्ता बार्थोलोम्यो डियाज, बार्थोलोम्यो डियाज। इसके बाद में पुर्तगाल के राजा ने इसको क्या भेज दिया, तो यहां से ये व्यापार करके लेके गए। तो इन्होंने लगा कि भाई कंप्लीटली भारत ही चल रहे हैं ना, कंप्लीटली भारत ही चलते हैं, चल के भारत में अच्छा सा व्यापार करो, बार बार क्या आना जाना, उधर यूनिट बना लेते हैं अपनी और वहां से भेजते रहना सामान। तो पहली चीज तो ये याद रख लेना कि ये जो आपका वास्को डिगामा है, ये एक बार आया 1498 में, वापस चला गया। सेकंड टाइम आया था 1502 में, सेकंड टाइम आया था 1502 में, और फिर आया था 1524 के टाइम में, तीसरी बार, मतलब 1524 में इसकी मौत यही हो गई थी। तीसरी बार जब ये आया था तो याद रख लेना 1524 में निकल लिया था ये, 1524 में क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी यही इंडिया में। ओके बहुत बढ़िया। आगे आएंगे भैया, ये तो छोटा सा एक रास्ता हुआ कि कैसे इन्होंने तय किया, क्यों किया कर पाए, कंपास आदि चीजों के आविष्कार की वजह से कर पाए। आगे बढ़ो, तो फिर ये सिलसिला शुरू होता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं 1503 में पुर्तगालियों ने, जो पुर्तगाली लोग हैं पुर्तगाल के, पुर्तगालियों ने
1503 में। तो कहाँ पहली कोठी खोलते हैं? कोचीन में। कोचीन कहाँ है? केरल में। कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली। व्यापारिक कोठी से मतलब इन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर बना लिया व्यापार करने के लिए कि भाई यहां हम रहेंगे, और जो भी व्यापार है वो पहले यहां आता था और यहां से सीधे एक्सपोर्ट करते थे फिर अपने देशों को। एक बेस बना लिया, जैसे नौसेना का, आर्मी का बेस बन जाता है ना, तो इन्होंने अपना एक अड्डा बना लिया। क्या बना लिया? अड्डा। पुराने समय में अड्डे को बोलते थे फितोरिया। फितोरिया पर कब्जा कर लिया। तो 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली थी? कोचीन। कोचीन कहां है आपका? केरल में। पहली फैक्ट्री इन्होंने खोल दी यहां, यह बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है 1505 में फ्रांसिस दी अल्मेडा। फ्रांसिस दी अल्मेडा पहला गवर्नर पुर्तगाली बनकर आया। पहला, जब इनका व्यापार बढ़ने लगा तो इन्होंने देखा ना प्रशासन चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, बनकर आया। ठीक है भैया। देखिए क्या नहीं बता रहा, कह रहा ग्रामीण परिवेश आप पढ़ाओ। पागल, बेवकूफ, पगलू। 1505 में फ्रांसिस दी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर। जब व्यापार बढ़ने लगा तो भैया फिर पॉलिसी बनाने के लिए, गवर्न करने के लिए कोई चाहिए, तो इन्होंने अपनी तरफ से किसको भेजा? पुर्तगाली की तरफ से फ्रांसिस दी अल्मेडा को। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फ्रांसिस दी अल्मेडा कब, या पूछ लेगा पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन बना? तो 1505 में बना। और कब से कब तक रहा ये? 1505 से लेकर के 9 तक रहा। 1505 से 9 तक रहा। क्या क्या काम है? इसने शांत जल नीति अपनाई। शांत जल नीति अपनाई। नाम कहने को ही शांत है इसका, ठीक है। शांत जल अपनी नीति अपनाई और कार्टेज पद्धति लागू की। कार्टेज पद्धति लागू की। अब आप सोचेंगे जी शांत जल नीति क्या है? तो जब पुर्तगाली आपका आ चुके हैं केरल में, केरल में ही क्यों आए हैं जान चुके हो ना इस बात को, क्योंकि मसालों का व्यापार उन्हें करना था। इसको बोलते हैं हम लोग ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसका मतलब था, देखो इधर ध्यान से, ये आपका दक्षिण में इधर केरल हो गया भैया, ओके बॉस। तो केरल ये लोग आए तो इधर कौन सा है आपका, क्या बोलोगे? अरब सागर है जी। क्या है? अरेबियन सी। अरब सागर को ये लोग सोच रहे थे कि भाई अगर हम आए हैं तो हमारे बाद और लोग भी तो आ सकते हैं, तो इस पहले ये जो तट है ना, कोंकण तट, मालाबार तट, इसको पहले अपने अधीन करो, इसको कंट्रोल में करना जरूरी है। तो इसके लिए ये फ्रांसिस द अल्मेडा ने बनाई शांत जल नीति। तो अरब सागर में अपना नियंत्रण करने के लिए उसने शांत जल नीति को अपनाया, ताकि इस वाले क्षेत्र में शांति रह सके और सिर्फ हमारा एक छत्र राज रह सके। कार्टेज पद्धति क्या थी? ये लोग यहां थे, यहां आओगे, पुर्तगालियों का कंट्रोल हो चुका था इस टाइम पर, पुर्तगाली शक्ति बढ़ चुकी थी, इन्होंने बेस बना लिया था, सैनिक आ चुके थे इनके यहां। भारत में कोई नहीं था क्या दक्षिण में? नहीं, बस गुजरात में एक सबसे कहते हैं मजबूत शासक महमूद बेगड़ा इनसे भिड़ता है, बाकी तो छोटे छोटे राजा थे उस समय तक, बिखर चुके थे भारत के राजवंश। तो यहां समझना एक बात में, तो ये कार्टेज पद्धति थी क्या? तो ये लोग लेना पड़ता था लाइसेंस, किससे? पुर्तगाली गवर्नर से लाइसेंस लो और व्यापार करो, समुद्र में जाओ, और अगर लाइसेंस नहीं लिया तो लूट लेंगे पुर्तगाली। फिर पुर्तगाली उस जहाज को जो कार्टेज नहीं लेता था, लाइसेंस नहीं लेता था, उसको लूट लेते थे। तो ये कार्टेज पद्धति और शांत जल नीति आप समझ चुके होंगे। किसने लाया? फ्रांसिस दी अल्मेडा लेकर आया। फ्रांसिस दी अल्मेडा कौन है भैया जी? ये पहला आपका पुर्तगाली गवर्नर बनकर के आया था। यहां से कोई दिक्कत इस बात में? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। हाँ,
शांत जल नीति, नीले पानी की नीति भी कहते हैं, बिल्कुल बोलते हैं इसको नीले पानी की नीति, शांत जल नीति। ब्लू, ये नहीं लिख रहा नीला वाटर पानी, अबे पगलू, ये सभी बताने की जरूरत थी कुछ? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने, एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने बोला कि इन्होंने परमिशन किससे ली होगी? इन्होंने किसी से परमिशन नहीं ली, व्यापार के लिए आए, उस समय के स्थानीय शासक थे, उनको लालच दिया इन्होंने, तरह तरह के उपहार प्रेजेंट दिए, कोठी खोलने में किसी को दिक्कत नहीं हुई, किसी को कोई समस्या नहीं, वेलकम किया ही गया जमीरिन के द्वारा साउथ में, उसका साउथ में उस समय प्रभाव था, लेकिन उसे भी कोई दिक्कत नहीं। तो सीखोगे आप कैसे कैसे वार होंगे, इनके झगड़े होंगे, ऐसा नहीं है बिना झगड़े के काम बन जाएगा। फिर इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है दूसरी बात में, सेकंड कोठी। इनकी जो दूसरी कोठी, पहली कोठी कब खोल दी इन्होंने? 1503 में। दूसरी कोठी इन्होंने कहा? कन्नूर में। कन्नूर कहाँ? केरल। केरल को बड़ा ये टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया व्यापार करना था काली मिर्च का, क्या बोलोगे? काली मिर्च का व्यापार करना था। और कन्नूर में कोठी खोलने से पहले ही यहां विरोध किया था किसने? महमूद बेगड़ा ने। याद रखना, महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा था गुजरात का, इसने आवाज की थी, इसको इन्होंने हरा दिया। लिख लेना, महमूद बेगड़ा गुजरात को हराया था। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थम्स अप करके बताओ सर जी, आपके मुंह से अंग्रेजी अच्छी नहीं लगती। ऐसे ही हो जाता, हिंदी टीचर हो गया ना, अंग्रेजी बोलता ही नहीं हूं मैं, इसीलिए बोलता कहाँ हूं, इंग्लिश बोलो। देखा तुमने मुझे इंग्लिश बोलते हुए? मैं खुद बचता हूं। महमूद बेगड़ा गुजरात। उसके बाद में सेकंड कोठी कहाँ खोली इन्होंने? कन्नूर केरल में खोली। और इसके बाद में याद रख लेना 1509, 1509 तक है ना, 1509 से 1515 यहां आता है आपका अलबुर्क। अल्बुकर्क गवर्नर बनकर आया, गवर्नर बनकर आया। कहते हैं कि पुर्तगालियों की शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक है, पुर्तगाली शक्ति को भारत में सबसे ज्यादा मजबूत किया, वो अल्बुकर्क ने किया। कैसे? क्योंकि इसने एक्सपेंशन करेगा ये क्षेत्रों का, बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लेगा। एक तो चीज याद रख लेना, इसने जो ये ब्लू वाटर पॉलिसी थी इसको रद्द कर दिया, शांत जल नीति पॉलिसी को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। बोला इसकी जरूरत ही नहीं है, हम अपना आप देख लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पुर्तगाल से, पुर्तगाल में गोवा का कंट्रोल कब हुआ? तो इसी के समय 1510 में बीजापुर से, मैं आपको ये बता रहा हूं वास्तविक संस्थापक क्यों बोलते हैं इसको, बीजापुर से गोवा को छीन लिया था इसने, गोवा छीना 1510 में, 1510। और यही है फिर, और यहां एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि गोवा पुर्तगालियों की राजधानी कब बनी थी? ये बनेगी नीनो दी कुन्हा के टाइम पर। तो कब अधीन किया था इन्होंने गोवा को? बोलोगे एक बार, क्या बोलेंगे? 1510 में। किसके समय पर? अल्बुकर्क के समय पर। बहुत बढ़िया। देखो सिद्धार्थ शर्मा जी ने कितना अच्छा रिलेट किया है, वास्को डिगामा सिकंदर लोदी के समय आया था। बहुत शानदार मेरे शेर। 1489 से था ना 1517, बहुत गजब। इसको बोलते शानदार बच्चा। वेरी गुड, गजब गजब। ये हमने बात वहां भी की थी जब हम पढ़ रहे थे उसको। तो 1510 में बीजापुर से गोवा इसने छीन लिया। और यहां याद रख लेना 1529 नीनो दी कुन्हा, नीनो दी कुन्हा, नीनो द कुन्हा क्या बन करके आता है? गवर्नर बना था। इसके अलावा आपको गवर्नर के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। यहां 1530 में गोवा राजधानी बनी पुर्तगालियों की, गोवा राजधानी बनाई, ठीक है।
1535 में दमन, दमन जो क्षेत्र है, दमन व दीव पर अधिकार। तुम्हें याद है कि भारत में सबसे बाद में कौन आजाद हुआ है, कौन सी जगह? पुर्तगालियों से ही आजाद हुई है ना। सबसे पहले और सबसे बाद में छोड़ी गई जगह है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलोगे? 1535 में दमन व दीव पर अधिकार कर लिया, 1530 में गोवा पर अधिकार कर लिया, और 1579, 1559, सॉरी सॉरी, दमन नहीं, दीव लिखना था मुझे, हाँ, दीव पर अधिकार कर लिया, इतना लिखना। दमन को तो क्योंकि इन्होंने बाद में घेरा था, दमन घेरा था इन्होंने 1559 में। 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। दमन क्षेत्र पर, दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। कहाँ अधिकार किया भैया? दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। बहुत बढ़िया। गोवा, गोवा गोवा गोवा, बहुत शानदार। सबसे बाद में आपका दमन दीव नहीं बच्चे, सबसे बाद में दीव बता रहे बहुत सारे बच्चे, बताते रहो। गोवा 1961 में आजाद हुआ भैया, 1961 में। चलो, 1559 में दमन क्षेत्र पर अधिकार कर लिया इसने। कोई दिक्कत यहां तक? नीनो दी कुन्हा गवर्नर बन गया। इनका प्रशासन समझ रहे हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन इनका चल रहा है। अब बात आती है इसमें किसकी फिर, कि पुर्तगाली शासन से हमें क्या मिला। पुर्तगालियों की देन, पुर्तगालियों की देन क्या थी भारत को? तो कौन सी देन है? कहते नंबर 1 तंबाकू, तंबाकू। नंबर 2 आलू प्याज टमाटर फलाना ढिकना, आलू टमाटर। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस, छापे खाने वाली, छापे खाने का विकास हुआ, प्रिंटिंग प्रेस। और नंबर 4 जहाज निर्माण कला। जहाज निर्माण कला को सबसे अच्छे से जानते थे, पानी का जहाज। ठीक है भैया जी। तंबाकू की बात करते हैं, तंबाकू की। हाँ, यहाँ देखो भैया, क्या बोलोगे? तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू को किसने इंट्रोड्यूस किया था भारत में? अगर कोई पूछे, पुर्तगालियों ने। तंबाकू की खेती किसके समय शुरू हुई थी? तो बर्नेल एक व्यक्ति था, बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू कराई थी। तंबाकू की खेती ये बादशाह के दरबार में लेके गया था तंबाकू, और बादशाह को 2 चिलम पिया दी इसने तंबाकू की। बादशाह अपने चक्कर आ गए। बादशाह ने सोचा ये तो अद्भुत चीज़ है, तो खेती करो इसकी। अकबर से, बर्नेल ने अकबर से तंबाकू की खेती शुरू कराई थी, जिस पर रोक किसने लगा दी थी? जहांगीर ने खेती शुरू कराई। हो गया भैया। प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण कला। फिर यही क्या होता है, बाद में पुर्तगालियों ने किससे शादी कर ली थी? अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की। बहुत बढ़िया। गुरुजी फलाना ढिकना भी लिख लूं? हाँ लिख लो, लिख लो। सर जी इतनी दूर आकर भी भारत को कंट्रोल कैसे कर लेते थे? बुद्धि, बुद्धि से होता राज, शक्ति से नहीं होता राज। शक्तिशाली तो हमारे यहाँ के राजा बहुत थे। क्या बोलोगे? पुर्तगालियों की देन। आगे आ जाओ भैया। नेक्स्ट 1661, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी, क्या नाम था? पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन। बहुत समय आगे ले गया तुमको मैं। कैथरीन,
कैथरीन की शादी हुई थी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स से। की शादी राजकुमार, अंग्रेज है ये, राजकुमार चार्ल्स से हुई। और इतना तगड़ा दहेज दिया गया कि जो बॉम्बई थी ना, बॉम्बे, उस समय तो बॉम्बे था, बॉम्बे था पुर्तगालियों के अधीन, और पुर्तगालियों के अधीन से बॉम्बे क्या कर दिया गया, दहेज में दे दिया गया। और यही वो व्यक्ति है, बॉम्बे दहेज में मिला, जो अंग्रेजी सूत्रपात का बहुत बड़ा कारण बना। बॉम्बे दहेज में मिला, और बाद में इसने मात्र 10 पाउंड में, 10 पाउंड में क्या कर दिया था, पूरी मुंबई को किसको सौंप देगा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देता है। बड़ा, जब आलू टमाटर की खेती से ये परिचित कर रहे हैं तो पहले कहाँ होता होगा, खुद ही सोच लो। तम्बाकू से इन लोगों ने परिचित किया तो पहले तो नहीं होता होगा ना। बहुत सही। तुम्हें ऐसा लगता होगा आलू को देख के, आलू तो हमारे साथ ही पैदा हुआ है, जब से मानव सभ्यता तब से आलू है भारत में, है? ऐसा नहीं है भैया। ठीक है, तो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी किससे हुई, राजकुमार चार्ल्स से हुई थी। यहां देखो 1659 में, मतलब इसी समय, इससे पहले 2 साल पहले की बात है, जो श्रीलंका था इन लोगों के पास में 1659 में, तो ये जो श्रीलंका था, श्रीलंका तो जानते हो ना, श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। मतलब डच भी आ चुके थे जी। हाँ जी। डच कहाँ से आए थे, अब कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार, डच कहाँ से आए। बच्चों, इनके ढेर सारे नाम है कि यहाँ नेतृत्व कौन कर रहा था डचों का, श्रीलंका को कैसे छीना था, श्रीलंका को, उसको आपको कोई अर्थ ही नहीं है उसका। और वो इतनी विशाल और विस्तृत चीजें हैं कि आप उलझ के रह जाओगे एक बार तो, एक बार तो उलझ के रह जाओ। समझा तो दूंगा मैं आसान तरीके से, 3-4 क्लासेस लगेंगी उसमें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है आपके, ना तो सिलेबस में, ना जानने के लिए, ना इतिहास में, कोई अर्थ नहीं है उस चीज का। क्या बोलोगे, 1659 में श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था, डचों ने छीन लिया, तो डच आगमन हो गया भारत में। अब डच कहां से आए थे भैया, डच कहां से आए थे, क्या बोलोगे, हॉलैंड से। दूसरे नंबर पर डच ही तो आए थे। और पहला डच यात्री कौन है, पहला डच यात्री कौन है, कार्नेलिस द हाउटमैन, कार्नेलिस द हाउटमैन, ये आया था 1596 में। कब आया था भैया, बहुत सही बच्चे। कागज का इतिहास क्या है, कागज बच्चे चीन से शुरू हुआ है, चीन से, पेड़ों की छाल से उसका आविष्कार किया गया कागज का। बताऊंगा मैं, नोट मुद्रा बताऊंगा ना, मैंने बोला ना मैं आपकी एक क्लास लूंगा सिक्कों की, क्यों घबराते हो। दहेज तो बच्चे मैंने बताया था, काशी दहेज में नहीं दिया गया था मगध साम्राज्य के टाइम पर। दहेज कोई आज से थोड़ी है, दहेज तो बहुत लंबे प्राचीन समय से है। रोहित गौड कह रहे हैं दहेज भी इनकी देन है, तो जी फिर तो नहीं, पहले से मिलता था, मिला नहीं था। याद तो करो, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दहेज नहीं मिला। तो पहला डच यात्री कार्नेलिस द हाउटमैन है, 1596, कब का, 1596 में आया था। चलो भाई, तो यहां डचों की बात करते हैं, तो डचों की 2 फैक्ट्री हैं। पहली फैक्ट्री कहाँ खोली डचों ने, और कब खोली, और दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री, पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली 1605 में, और दूसरी अगले 5 साल बाद 1610 में। ये खोली मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है। और दूसरी खोली कहाँ, पुलिकट, केरल में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, बहुत बढ़िया।
आंध्र प्रदेश में भी है। कहाँ? पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में, और दूसरी फैक्ट्री 1610 में कहाँ खोल दी इन्होंने? पुलिकट में खोल दी। 1616 में इन लोगों ने कहाँ? सूरत में अपनी फैक्ट्री खोली थी। व्यापारिक कोठी को ही बोल रहा हूँ। 1616। 1645 ये लोग कराईकल में पहुंच गए थे। कराईकल, कराईकल कहाँ है? पुडुचेरी, आपने पढ़ा होगा पुडुचेरी उसके बारे में, संघराज्य। यहां देखोगे अब ध्यान से, तो अगर बात करें आंध्र प्रदेश के तट पर इधर पहुंच गई है, पुलिकट केरल इधर भी इनका कंट्रोल है, पुडुचेरी वाले पर भी इनका, और गुजरात पर। तो मजबूत हो रहे हैं। डच भी नहीं, डच भी किससे आकर के संघर्ष करते हैं? डच संघर्ष करते हैं आकर के किससे? पुर्तगालियों से। ये बात याद रख लेना आप लोग। तो यहां दुनिया से दूसरी बात है कि इस डचों का जो पतन हुआ था, डचों का पतन कैसे हुआ था? डचों का पतन हुआ था वेदरा के युद्ध से। डचों का पतन हुआ था वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध, बेदरा के युद्ध से हुआ था। कौन लड़ेगा बेदरा के युद्ध को? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1759 में हुआ था, 1759 में। और किसने हराया था इनको? अंग्रेजों से हुआ था। अंग्रेज वर्सेज डच, ये लोग थे, हॉलैंड के लोग। डचों ने तो शासन का खात्मा किया था। किसके का? डचों ने तो शासन का खात्मा किया था आपका। भाई पहले कौन आए? पुर्तगाली। तो पुर्तगालियों ने अच्छा खासा कंट्रोल किया, फिर उनको डचों ने हराया। डचों के बाद में कौन आए आपका? डचों के बाद में मेरे लाल कौन आता है? अंग्रेज आ जाएंगे। कौन आएंगे? अंग्रेज। और डचों का जो पतन हुआ वो बेदरा के युद्ध से हुआ। कहां से हुआ? वेदरा के युद्ध से हुआ है। कहां से हुआ है? वेदरा के युद्ध से। तो आशा करूंगा आप लोगों को इतनी बात समझ में आई है। क्या बता रहा था मैं? इधर देखो ध्यान से एक बार। शक्तियों के बारे में बता रहा था, कौन कौन सी शक्तियां कौन से क्रम में आई है, पहले कौन सी आई है, बाद में कौन सी आई है। तो पुर्तगालियों की जगह जो मजबूती प्रदान की वो किसने? अपने साम्राज्य को डचों ने। और ये पुर्तगाली एकदम से ऐसे नहीं हार गए। अंत समय में ये लोग मिल गए थे किसके साथ? अंत समय में ये लोग स्पेन देश के साथ हो गए थे। पड़ोसी था ना इनका स्पेन। ब्रिटेन से पहली एक ताकत है फ्रांस, और स्पेन ये ब्रिटेन से पहली ताकतें हैं। तो क्या बोलोगे भैया कि पुर्तगालियां स्पेन के साथ मिल गए थे, और जैसे जैसे स्पेन देश का पतन हुआ साथ में आपका पुर्तगालियों का। ठीक है भैया, याद रख लेना इस बात है। बाकी भैया कल पढ़ाऊंगा। ओके, कल पढ़ाऊंगा। यहाँ से आगे का कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे।